हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग जो अपनी सीरीज चल रही थी जून 2020 से मई 2020 करेंट अफेयर की, ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं 2021 के जो टेस्ट थे वो आज लाने वाला था, बट मेरे पास उनकी पीडीएफ नहीं है। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास भी अगर विजन टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की पीडीएफ हो तो प्लीज़ सेंड कर दीजिए, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, सीएससी डिस्कशन करके, ठीक है। तो उसमें आप लोग सेंड कर दीजिए, तो मैं वहीं से उसको लेके तब आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पीडीएफ के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और मार्केट में बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं लेकिन इस बार पीडीएफ नहीं मिल रही है कहीं से। तो प्लीज़ आप लोगों के पास अगर हो तो उसको भेज दीजिए, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। और तो मैं सारे के सारे टेस्ट डिस्कस कर लूँगा, बस पीडीएफ की दिक्कत है मेरे पास, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं टेस्ट सीरीज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर उसे भेजिए। और अगर कोई बना पाए उसको टेस्ट सीरीज से, अगर पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, भेज दीजिएगा प्लीज़। और ये हमारा जो हमारा करंट का है, ये तो हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है। डेली का जो हमारा है, ये हम पूरे एक साल के करंट इसमें डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को क्या क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे हैं क्या? तो यार लाइक वाइक नहीं करते हो, ना तो शेयर करते हो, बहुत कम लोग देख रहे हो। अगर अच्छी ना हो सीरीज तो बताओ, बंद कर दें, क्यों मेहनत करें इस पे। तो आप लोग बताएं अपना जो भी है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें प्राय समाचारों में चर्चित जो स्थान थे वो दिए हुए हैं और देश दिए हुए हैं। तो ये बहुत ही जल्दी मतलब ये पूछा जाता है इसमें कि कौन दे, ये मतलब कौन सा स्थान कहाँ का है। तो फर्स्ट है कि ओरोमिया, नाइजीरिया का, ठीक है। सेकेंड है बोगिन विले, तो ये है पपुआ न्यू गिनी और जुबलैंड, ये सऊदी अरब है। और अल अल कदरिफ, ये सूडान का है, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन से युग्म सुमेलित हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, जो बोगीविले है ये तो आपको पपुआ न्यू गिनी में देखने को मिलेगा, और अल कदरिश जो है ये सूडान का क्षेत्र, मतलब एक स्थान है। लेकिन ये जुबलैंड की बात की जा रही है, ये सऊदी अरब का नहीं, ये सोमालिया का देखने को मिलेगा, ठीक है, ये सोमालिया में है। और जो ये ओरोमिया है, तो ये ओरोमिया आपको देखने को मिलेगा, ये इथियोपिया का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ का एक स्टेट है। तो इसको ये याद रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2018 में बहुत पूछे गए थे, ठीक है। तो ये इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है, आने के चांसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो गया सी वाला, ठीक है। 2 और 4 सही है, और 1 और 4, 1 और 3 सही नहीं है, ठीक है। तो यही उसी के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ के राज्य हैं, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि सुंदरवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताना है सुंदरवन के। तो फर्स्ट है कि सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता नदियों के संगम पर निर्मित एक डेल्टा में से एक मैग्रो क्षेत्र है, ठीक है। सेकेंड है कि भारतीय सुंदरवन क्षेत्र का भारत के कुल मैग्रो वन क्षेत्र में 50% से अधिक का क्षेत्रफल है, जो मैग्रो क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। और थर्ड है कि सुंदरवन मैग्रोव इको रीजन विश्व का सबसे बड़ा मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये बताना है। तो देखो, इसमें जो कहा गया है तो थर्ड वाला तो सही है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन जो डेल्टा है, जो मैग्रो वनों की दृष्टि से भी बड़ा है, ठीक है। और जो ये कहा गया है सेकेंड वाला, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि 50% से अधिक ये क्षेत्र देखने को मिलेगा यहाँ। जो पूरे भारत में जो क्षेत्र है मैग्रो का, उससे ये लगभग 60% पाया जाता है, तो 50% से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता की नदियों के संगम पर स्थित नहीं है। ये आपको देखने को मिलेगा गंगा और मेघना, जो ब्रह्मपुत्र की नदी आती है, ठीक है, गंगा और मेघना बन जाती है जो ब्रह्मपुत्र आगे चलकर, ठीक है। तो उसी का ये, उसी के क्षेत्र पर ये, उसी के संगम पर मतलब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा 2 और 3 स्टेटमेंट सही होगा, सी वाला ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है तो यही बताया गया है, देखो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना। तो मेघना ये चेंज हो जाती है ना, तो मेघना इसमें, ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया है। और ये सुंदरवन की 4 संरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? एक सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन पश्चिम है, सुंदरवन दक्षिण है, और सुंदरवन पूर्वी अभ्यारण्य है, जो यूनेस्को की साइट में भी सूचीबद्ध किया जा चुका है, ठीक है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। और अगर इकोवरीन जो ये सुंदर
वन मैग्रो इकोवरीन की बात की जाए तो 20,400 वर्ग किलोमीटर का है, जो सबसे बड़ा है, ठीक है, विश्व में, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो वेटलैंड होती है ना, जो वेटलैंड, उसी में उसमें भी इसको 2019 में सूचीबद्ध किया जा चुका है। और 60% मतलब ये क्षेत्र में देखने को मिलता है पूरे भारत में जितने भी मैग्रो वन है। तो ये 4,23,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये संरक्षित भूमि जो आर्द्र भूमि भी है, ये सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्र भूमि भी है। तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। सेकेंड है कि इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया है। थर्ड है कि यह केरल कर्नाटक के बीच स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये अभी राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इससे गुजरता है, ठीक है। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। और इसे टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट जो था 1973 का, उसके अंतर्गत भी इसे किया गया था। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और इसके अंतर्गत ये देखो, ये इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1974 में लाया गया था। और जो टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो 73 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि पूछ सकते हैं। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र और शामिल हैं, तो इसमें देखो ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मतलब मिलकर जो बने हुए हैं, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं, जो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा आरक्षित क्षेत्र और दक्षिण एशिया में जंगली हाथियों का सबसे बड़ा परिवास देखने को मिलता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो 766 है, ठीक है, ये इसी के बीच से होकर जाता है, ये कर्नाटक और केरल को जो जोड़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को इतना याद रखना है, क्योंकि पिछली बार ये वायनाड शायद इसी में का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लिया गया था, ठीक है, जो 2020 का पेपर हुआ था इसका, ठीक है, यूपीएससी का। तो इसमें पूछा गया था, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि एशिया प्रशांत व्यापार समझौते, जो व्यापार समझौता है, उसमें एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, एपीटीए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्या है एपीटीए, इसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि एशिया प्रशांत जो व्यापार समझौता एपीटीए एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के मध्य सबसे पुराना वरीयता प्राप्त व्यापार है, ठीक है। और सेकेंड है कि एपीटीए एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग जो है यूएन स्केप, ठीक है, इसके सभी सदस्यों के लिए खुला है, जो एपीटीए के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और थर्ड है एपीटीए, भारत एपीटीए का सदस्य देश नहीं है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, एशिया पैसिफिक प्रशांत का क्षेत्र है और भारत इसका देश ना हो, तो कॉमन सेंस है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट, भारत इसका सदस्य देश है, ठीक है। और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये जो एपीटीए है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के मध्य सबसे पुराना वरीयता प्राप्त समझौता है, ये 1975 के समथिंग का है, ठीक है। और ये सेकेंड वाला भी सही है कि इसका जो एपीटीए का जो सचिवालय के रूप में कार्य खुला हुआ है, ये यूएन स्केप के द्वारा मतलब इसमें भूमिका निभाई जाती है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत ये 1975 में इसमें हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। लेकिन इसके 2005 में इसका नाम बदलकर एशिया प्रशांत व्यापार समझौता कर दिया गया था, ठीक है। और इसमें एपीटीए के 7 सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो देखो बांग्लादेश है, चीन है, भारत है, लाओस पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है, ठीक है, और मंगोलिया है, कागो गणराज्य है और श्रीलंका है। तो इतने कंट्री आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये देखो एशिया प्रशांत का क्षेत्र वाला ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया है। और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए, वरना इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी बैकग्राउंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि सूत्रा पीआईसी यानी साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रो रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है सूत्रापिक। तो सूत्रापिक स्वदेशी गायों पर शोध करने का एक कार्यक्रम है। सेकेंड है कि यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में कार्य करता है, ठीक है, कार्यरत है। और थर्ड है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय मूल की गायों के पारंपरिक रूप से संसाधित डेयरी उत्पादों के मानक विकसित करना है, ठीक है। तो देखो ये
तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो कॉमन सेंस से सही ही हो सकता है कि इसका मतलब काम ही ये अगर ऐसा है गायों के लिए किया गया है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया होगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी सही है क्योंकि स्वदेशी गायों के लिए ये चलाया गया कार्यक्रम है सूत्रा पिक, ठीक है। लेकिन ये जो कहा गया है कि ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत काम करता है, तो नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत नहीं, जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। और तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कितने ये जो स्वदेशी गायों के लिए तो कार्यक्रम चलाया ही गया है, और इसमें आपको देखने को मिलेंगे वैज्ञानिक मंत्रालय द्वारा जो वित्त पोषित किया गया है, मतलब जो साइंस के अंतर्गत, ठीक है। साइंस मिनिस्ट्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ये मतलब काम करेगा। और इसमें कई विभाग मतलब काम करेंगे, उसके अंतर्गत आएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और औद्योगिक परिषद अनुसंधान परिषद आएगा, आयुष मंत्रालय भी आएगा इसमें, ठीक है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी आएगा। तो इन सब की इसमें भागीदारी रहेगी। तो इनके उद्देश्य कार्यक्रम के मतलब 5 थीम कौन कौन से हैं, तो इसके 5 थीम रखे गए हैं और 5 लक्ष्य यानी उद्देश्य रखे गए हैं। तो थीम क्या है कि स्वदेशी गायों की विशिष्टता, उनको जानना, ठीक है। और कृषि अनुप्रयोगों के लिए देशी गायों के प्रमुख उत्पाद को प्राप्त करना, और खाद्य पोषण के लिए देशी गायों से प्रमुख उत्पाद प्राप्त करना, और स्वदेशी गायों पर आधारित उपयोगी वस्तुओं से संबंधित प्रमुख उत्पाद, और उद्देशी मतलब स्वदेशी गायों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए प्रमुख उत्पाद प्राप्त करना है, ठीक है। और ये हमारे उद्देश्य की बात करें तो भारतीय देशी गायों से प्राप्त दुग्ध और दुग्ध उत्पादन के विशेषीकरण के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान करना, ठीक है। और इसके अंतर्गत पारंपरिक गायों को पारंपरिक तरीकों से गायों के नस्लों को तैयार करना, दही, घी और पोषण तथा चिकित्सीय गुणों पर वैज्ञानिक शोध करने संबंधी प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि भारतीय मूल की गायों पर पारंपरिक रूप से संसाधित डेयरी उत्पादों के लिए मानकों का विकास किया गया है। तो कोई एक थीम पूछ लेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में समाचारों में रहा ग्रांड इथोपियन रेनेसा डैम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन है कि हमारा व्हाइट नाइल है, ब्लू नील नदी पर है, या फिर कागो नदी पर है, या नाइजर नदी पे है। तो हमारा देखो बी ऑप्शन इसमें सही है, जो ब्लू नाइल है उसी पे ये आपको ग्रांड रेनेसा जो इथोपियन रेनेसा डैम देखने को मिलेगा, जो इथियोपिया में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये ग्रांड रेनेसा डैम है जो ब्लू नाइल से निकलता है, और ये एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो 2011 में इसका निर्माणाधीन शुरू हुआ था, और ये पन बिजली संयंत्र बन जाएगा। ये जो इसका पूर्ण अगर यह तैयार हो जाता है तो यह बांध अफ्रीका का सबसे बड़ा पन बिजली मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे मिलेनियम बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रेविटेशनल, और ये भी है कि ये मतलब एक ग्रेविटेशनल डैम भी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। इसको मैप में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये टाना लेक से जो निकलती है ये ब्लू नाइल, ठीक है। तो यहीं पे आपको इथोपिया के और इसके बॉर्डर पे देखने को मिलेगा सूडान के, ये ग्रैंड रेनेसा डैम। और ये जो इसकी एक दूसरी शाखा जो है ब्लू नील की, ब्लू नदी की, तो इसकी है एक ये लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो ये टाना से निकलता है, लेक टाना सा, और ये एक विक्टोरिया लेक है, ठीक है। तो यहाँ वाइट नाइल के नाम से जाना जाता है, जो लेक विक्टोरिया से मिलती है, और फिर दोनों मिलकर तब इसको ब्लू नाइल बनाती हैं, ठीक है, मतलब नील नदी बनाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखो फर्स्ट है कि भारत में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन की परिशिष्ट सेकेंड में रोजर वुड यानी डालबेजिया शीशन को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। सेकेंड है कि साइट्स परिशिष्ट सेकेंड में ऐसी प्रजातियां शामिल है जिनके निकटतम भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन इन प्रजातियों के जीवन के प्रति खतरा उत्पन्न करने वाले व्यापार को नियंत्रित करना आवश्यक है। और थर्ड है कि एक बार जब कोई वस्तु परिशिष्ट सेकेंड की सूचीबद्ध हो जाती है तो निर्यातकों को साइट से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में ये कहा गया है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, सिंपल सी बात है, अगर उसमें शामिल किया गया है तो कुछ ना कुछ तो प्रोविज़न होगा ही, ठीक है। और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि इसमें जो शामिल हो जाता है तो जब उसके लिए कोई खतरा उत्पन्न होता है उसके लिए तभी ये किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला हमारा
गलत है, क्योंकि इसको परिशिष्ट में शामिल करने की बात नहीं की जा रही है। अभी कुछ कंट्री के द्वारा ऐसा किया गया है कि इनको जो है उससे हटाने की बात की जा रही है, ताकि उसका धड़ल्ले से व्यापार कर सके। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारे 2 और 3 सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। और ये इसमें क्या है कि इसको बहुत पहले इसमें रख के दिया गया गा, परिशिष्ट सेकंड में रोजरवुड यानी शीशम जो होती उसी के बारे में बात की जाती। और इसका देखो बॉटेनिकल नेम भी याद रखना है, डालबेर्जिया शीशून, ठीक है। क्योंकि इसका एक्चुअली ना पूछ के शीशम या रोजरवुड ना पूछ के उसका बॉटेनिकल नेम भी रख देंगे कि क्या है ये, ठीक है। तो ये संकटपन्न प्रजातियां थी, उसी के बारे में इसको परिशिष्ट सेकंड में इसको कर दिया गया है। और भारत, नेपाल, बांग्लादेश की मदद से इसे इसमें बाहर निकालने की बात की जा रही थी कि परिशिष्ट सेकंड की सूची से इसे बाहर निकाल दिया जाए, ताकि जो लोगों के जीवन पे ये इम्पैक्ट डाल रहा है वो ना डाल पाए, और लोग इसका व्यापार कर सके और आजीविका का काम कर सकें, ठीक है। इससे तो उसी के बारे में था। तो ये और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, आप लोग देख लेना, ठीक। उसी के बारे में ये दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि वन्य जीव वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित बात करना है, मतलब साइट्स के बारे में बताना है कि कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही है इसमें। तो साइट फर्स्ट स्टेटमेंट है कि साइट से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन द्वारा स्वेच्छा से अनुपालन किया जाता है। और सेकेंड है कि साइट्स द्वारा संरक्षित 70% से अधिक प्रजातियां वर्तमान में वन्य जीवों की प्रजातियां हैं। और थर्ड है कि यह यदि कोई देश इस समझौते का उल्लंघन करता है तो साइट्स द्वारा इसे प्रतिबंध लगाया जाता है और उस देश को साइट्स में सूचीबद्ध प्रजातियों को व्यापार करने से प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये देखो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि ये एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राज्य और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन द्वारा स्वेच्छा से अनुपालन किया जाता है इसका। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपको जो प्रजातियों की बात की जा रही है वन्य जीवों की, तो 70% प्रजातियां साइट्स द्वारा संरक्षित है, तो ये गलत है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो पौधों की हैं, मतलब पादप प्रजातियां हैं, वो 70% इसमें संरक्षित की गई हैं, ना कि वन्य जीव की, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो उसी साइट्स के बारे में कहा गया है कि साइट्स जो है 1975 में इसको जो है सूचीबद्ध किया गया था, ठीक है। तो उसी के बारे में, और ये रहा उसका, देखो ये 5800 प्रजातियां वन्यजीव की संरक्षित है, लेकिन 30,000 प्रजातियां आपको पादप की प्रजातियां देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो साइन मतलब साइट्स द्वारा संरक्षित हैं। तो उसी के बारे में है कि अगर कोई पार्टी इसका उल्लंघन करती है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और उस पर फिर कोई भी वो अपना प्रोडक्ट जितना भी उनके सूचीबद्ध है उसमें नहीं कर उनका व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये राजनीतिकरण इसका हो सकता है। तो जो जिसका साइट्स की सदस्यता, तो इस प्रकार का अत्यधिक अगर राजनीतिकरण हो जाता है तो इसमें वो लोग क्या करते हैं कि अपना साइट से अपनी सदस्यता ही छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि बाथमीट्री समुद्र तल के आकार और गहराई का मापन ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट समुद्री परिसंचरण, ज्वार, जैविक हॉट स्पॉट सहित प्राकृतिक परिघटनाओं को समझने में सहायता करता है। सेकेंड है कि यह तेल और गैस परियोजनाओं के अनुवेषण और अपतटीय पवन टर्बाइनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। और थर्ड है कि यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो तीनों ये स्टेटमेंट हमारे सही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग किया जा रहा है समुद्र को मापने के लिए, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। और इसमें देखो ये बाथ मैट्रिक्स है, ये जो उसका आकार और ये सब नापने की जो टेक्नोलॉजी है, ये सीबेट प्रोजेक्ट 2030 के अंतर्गत है। और इसको मतलब इसको चला कौन रहा है, किसके द्वारा ये किया जा रहा है काम, तो निप्पन फाउंडेशन GEBCO के द्वारा ये किया जा रहा है। और 2030 तक इन्होंने कहा है कि जो हाइड्रोग्राफी डे होता है, यानी जो 21 जून जल दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के दिन तक ये लोग ये काम पूरा कर लेंगे, समुद्र का जितना भी ये मापन है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
तो क्या होगा कि यहाँ जैसे समुद्र में कोई हॉट स्पॉट है या कोई परिसंचरण वाली घटना हो रही है, समुद्री परिसंचरण या जैविक या हॉटस्पॉट या कोई प्राकृतिक अन्य घटना होती है, सुनामी है, भूकंप है, इन चीज़ों को ये लोग टैकल कर पाएंगे और उससे बचाव के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित कर पाएंगे उन चीज़ों को समझ कर, ठीक है। और ये अपतटीय पवन टरबाइन का निर्माण और गैस निर्माण और जो पाइप बिछाने की ये जानकारी है, मतलब कैसे समुद्र में पाइप बिछाया जाए, तो इन सब के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो इनसे जो है जो भूकंप, सुनामी और इन चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता था उससे हम बच पाएंगे, ठीक है। तो एक ये मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये और 2017 में इसे लॉन्च किया गया था इसको बनाने के लिए, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो इम्पोर्टेंट है और 2030 में ये पूरा होने वाला है। निप्पन फाउंडेशन है, इसको याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। देश 10 क्वेश्चन नंबर है, इसमें कहा गया कि लोकटक झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह इसमें तैरने वाली फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। और सेकेंड है कि इसमें स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और थर्ड है कि यह उद्यान लुप्तप्राय संगाई का अंतिम प्राकृतिक परिवास स्थल है। तो ये देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी गलत सही है और सेकेंड भी सही है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट वाले की बात की जा रही है तो ये गलत है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील नहीं है। ये भारत में जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये तैरने वाली फुमदी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात की जा रही है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो डल झील है, नहीं बैकाल झील है या डल, आप लोग बताएं। इसमें इसमें इसको थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद जम्मू कश्मीर में जो है वो आप लोगों को बताना है, वो भी बहुत न्यूज़ में है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी झील है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, 2 और 3 स्टेटमेंट, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो ये लोकटक झील के बारे में बात की जा रही है। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और फुमदी के लिए, फुमदी मतलब होता है कि अपघटन के विभिन्न चरणों वाली वनस्पति और मृदा जैविक पदार्थों का जो विषम समूह होता है उसके लिए जो प्रसिद्ध होता है उसी के बारे में बात की जा रही है। और ये मणिपुर के मोरांग में स्थित है, ठीक है। तो ये केबुल लोमजाओ और राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, ठीक है। और इसमें संकटग्रस्त जो ये आपको देखने को मिलेगा, संकटग्रस्त जो शंगाई हिरन होता है उसी के बारे में, जो कि मणिपुर का एक राष्ट्रीय पशु भी है, वहाँ का मतलब राज्य पशु भी है। और ये ब्राउन एटलर हिरन, ये भी इसका अंतिम प्रवास है, जो कि एल्ड हिरन की 3 उपप्रजातियों में से एक है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है। और ये रामसर कन्वेंशन के तहत इसको जो है 1990 में भी कंसीडर कर दिया गया था। उसके बाद 1993 में इसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में किया गया है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स में भी इसको जो है कंसीडर कर लिया गया है। और रामसर साइटों का एक रिकॉर्ड है, ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जो है एक रामसर साइटों का एक मतलब रिकॉर्ड है जहाँ पारिस्थितिकी विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा हो या होने की संभावना हो, जो बहुत तेज़ी से जो घटनाएं घट रही हों, तो उनको जो है साइट से मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में उनको कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। और आज के लिए इतना ही। और अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं यार, तो थोड़ा सा लाइक कर दिया अगर, थोड़ा सा तो मोटिवेशन देना आप लोगों को बनता है। या फिर वीडियो बनाना ही बंद कर दूं या चैनल बंद कर दूं, बताइए आप लोग। ठीक है, फ़िलहाल जो भी है, नहीं थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से जब आप लोग लाइक करते हैं या शेयर करते हैं। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते ना तो शेयर करते हैं किसी को। चलो खैर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।